मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार ज़रा बताइए मुझे कमेंट करके। चलिए, आवाज़ आ रही है ना? ओके, ठीक है, सभी लोग आ गए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्लास हम। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था संज्ञा के बारे में, तो संज्ञा के हमने वर्गीकरण को देख लिया था, जिसमें हमने कहा था कि अर्थ के आधार पर इनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है और व्युत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। हम आधुनिक वर्गीकरण की बात कर रहे थे कि आधुनिक वर्गीकरण हम इस तरह से करते हैं, संज्ञा को हम 3 प्रकार से मानते हैं कि 3 प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के हम 2 भेद मान के चलते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह से हमारी 5 प्रकार की ही संज्ञा हो गई एक तरीके से। तो हम इसके बाद में इसी के बारे में मतलब पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था कि इससे अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो कैसे हम इनको सही करेंगे और किस आधार पर हम ये जानते हैं कि किसी भी शब्द में जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक है या कोई और। तो चलिए एक बार इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से और फिर उसके बाद आगे करते हैं। अगर देखिए ये आपके पास लिखी हुई है इनकी परिभाषा तो अच्छी बात है, अगर इनकी परिभाषा आपके पास नहीं लिखी हुई है तो आप लिख सकते हैं साथ में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो ये बात हमको अच्छी तरह से पता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें किस प्रकार से, जैसे हम उदाहरण देखते हैं। मान लो हमने कहा व्यक्तियों के नाम, जैसे किन्हीं व्यक्तियों के नाम होते हैं। मान लो हमारा अपना नाम है, जैसे सुभाष चंद्र है, भरत है, सीता, सुनीता, सरदार पटेल, ये सारे नाम क्या है? व्यक्तिवाचक है, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक। सवाल उठता है आपके दिमाग में आता होगा कि मैम अगर मान लो जैसे मेरा नाम मोहन है तो मोहन तो कई सारे होते हैं, मेरे पड़ोस में भी मोहन है और कहीं और भी मेरे मामा का लड़के का नाम भी मोहन है, तो हम तो एक है नहीं, हम तो कई सारे हो गए। तो फिर क्या हम व्यक्तिवाचक होंगे? तो ध्यान रखना कि नाम से जब हम बात करते हैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम की, भले ही उस नाम का अगर दूसरा व्यक्ति है तो वो अपने आप में अपने लिए विशेष है, ठीक है ना। तो जब किसी व्यक्ति के नाम की बात आती है तो वो व्यक्तिवाचक में ही आता है, भले ही उस नाम के क्यों ना 3-4 व्यक्ति आपके सामने हो। वो नाम एक पर्टिकुलर बंदे का है तो वो उसके लिए विशेष ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। बात करते हैं प्राणियों के नाम। जैसे हम प्राणियों के नाम रखते हैं, यहाँ पे जैसे नाम दिया है ऐरावत। ऐरावत अपने आप में क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब ब्रैकेट में जो यहाँ पे लिखा है ना हाथी, तो ये इसलिए नहीं है कि ये हाथी शब्द आपका व्यक्तिवाचक है। यहाँ पे बताया है कि जैसे एक हाथी है, उस हाथी का नाम है ऐरावत, तो ऐरावत शब्द अपने आप में व्यक्तिवाचक है, जबकि हाथी तो एक जातिवाचक है। ऐसे हम देखें, मान लो हाथी खड़ा है, उसका नाम ऐरावत है, हम कहेंगे ये क्या है? ये जातिवाचक है, तो आप कहेंगे तो हाथी है, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये तो ऐरावत है, ये तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इनमें अंतर समझ रहे हैं ना। जब किसी प्राणी का हम नामकरण कर देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ऐसे ही हमने गाय का नामकरण कर दिया कामधेनु, तो ये कामधेनु शब्द क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। स्थानों के नाम, अब स्थानों के नाम से तो आप भली भांति जानते हैं, तो ये नाम हमारे सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही दिशाओं के नाम, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सब हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। समुद्र के नाम, भूमध्य सागर अपने आप में व्यक्तिवाचक, हिंद महासागर अपने आप में व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा,
सब व्यक्तिवाचक, ठीक है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सब क्या है? व्यक्तिवाचक। पुस्तकों के नाम जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, महाभारत, ये सब क्या हो गए? व्यक्तिवाचक, क्योंकि पुस्तकों का क्या है? नामकरण है, ठीक। उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब हमारे क्या आ गए? व्यक्तिवाचक। महीनों के नाम मई, जून, जुलाई। अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पर, तो मैंने कहा आप लोगों से कि महीनों के नाम मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर, ये मतलब व्यक्तिवाचक। आगे मैंने एक शब्द लिखा है आदि। इस आदि का मतलब है कि पूरे के पूरे हम 12 महीने की बात कर रहे हैं। एक छात्र ने मुझसे प्रश्न किया कि मैम क्या जनवरी व्यक्तिवाचक नहीं होगा या फरवरी नहीं होगा? तो ऐसे मत समझना। कहने का मतलब ये है कि मैंने तो बस आपको जस्ट बताया है कि महीनों के नाम मतलब सभी महीनों के नाम आपके व्यक्तिवाचक होंगे। अब पता चले अपने दिमाग में कहे कि नहीं मैडम ने तो बस मई, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर बताया है, बाकी सब तो जातिवाचक में आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात समझना है। आदि का मतलब है इस तरह के, हम सभी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे दिनों के नाम, तो सोमवार, मंगल, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, मैंने इस तरह से लिख दिया, जैसे बुधवार छोड़ दिया इसमें, तो ये मत सोचना कि बुधवार नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। ये बात समझ में आई? चलो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग करो, जैसे हमने लिखा, हम कैसे समझेंगे और कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न आता है। तो आपको समझना है, वाक्य प्रयोग करना है, वाक्य लिखना है। जहां लिखा हुआ है ना वाक्य प्रयोग, वहां पे एक वाक्य लिखिए कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और आपको इसका आंसर भी देना है साथ के साथ। हमने क्या लिखा? भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। अब आपको इस वाक्य में मैं अब आपसे प्रश्न कर रही हूँ, ऐसे तो आपके एग्जाम में आ जाएगा। मान लो किसी भी एक शब्द को अंडरलाइन करेगा, रेखांकित, और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछती हूँ, मैं आपको पहले यहाँ पे रेखांकित करती हूँ। आपको बताना है कि ये भारत जो संज्ञा है, ये कौन सी यहाँ पर संज्ञा है। तो आपको पता है, क्योंकि ये क्या है? एक देश का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। फिर मान लो अगर आपको ये अंडरलाइन करके ये दे दिया दक्षिण, दक्षिण क्या है? दिशा का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर ये कौन सी संज्ञा है? ये भी एक सागर का नाम है, विशेष सागर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो ये जो तीनों हैं आपकी संज्ञाएं, ये तीनों संज्ञाएं क्या हैं? व्यक्तिवाचक। तो आप पहचान सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आराम से आप पहचान लेंगे। उतार लीजिए इसको, इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। चलो बहुत सुंदर। मान लो मैंने एक वाक्य और दिया आपको, मैंने कहा कि तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा। इस वाक्य में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? मैंने बोला वाक्य तुम्हें कल दिल्ली जाना पड़ेगा, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? आंसर बता दीजिए जल्दी से। चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारा क्या है? तो आंसर आया आप लोगों का, बहुत सुंदर, सभी लोगों ने बताया दिल्ली, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं अगला, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारी क्या कहती है? जातिवाचक संज्ञा कहती है कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। यानी किसी भी समुदाय की, क्या चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे और भी कुछ चीजें, उन सब की यानी पूरी संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं शब्द, वो क्या कहलाते हैं? जातिवाचक कहलाते हैं।
उदाहरण जैसे हमने लिया थोड़ा मनुष्य, जब हम मनुष्य कहते हैं तो दुनिया के हर मनुष्य की बात करते हैं। लड़का, लड़की, गाय, बैल, बकरी, भेड़, घोड़ा, नर, नारी, नदी, सागर, किताब आदि। ये सब ऐसे ऐसे शब्द हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें इनकी सारी जाति का बोध होता है ना। तो चलो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखिए, जहाँ पे लिखा है वाक्य प्रयोग, वहाँ पे आपको एक उदाहरण लिखना है। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वाक्य लिखना है आपको, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। वहाँ देवता वास करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, मैं रेखांकित करती हूँ, जातिवाचक, सॉरी मैंने ये बता दिया जो मैंने रेखांकित किया है वो कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताना है। पंक्ति में हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने पंक्ति लिखी यहाँ पर, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। तो आपको पता है हम नारी में सारी नारी की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, देवता, देवता भी सभी देवताओं की बात कर रहे हैं हम, किसी एक देवता की बात नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, हमने एक पंक्ति लिखी, उस पंक्ति के आधार पर आप सभी लोगों के लिए, एक कहते हैं ना, पढ़ाई तो हम करते ही हैं, हिंदी तो हम पढ़ ही रहे। हिंदी के साथ साथ मैं आप लोगों को बीच बीच में कुछ ऐसा ज्ञान भी देती हूँ जो आपके जीवन के लिए, व्यावहारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे पंक्ति ने कहा है ना कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, वैसे ही हमेशा जीवन में याद रखो, कभी भी भूल कर भी सपने में भी, कभी भी भूल कर भी सपने में भी नारी का अपमान मत करना, नारी के लिए अपशब्द मत बोलना। जैसे आपने देखा है आजकल बड़ा ही चलन हो गया है, जहाँ देखो जिसे देखो वो देखो, जिस लड़की को चाहे अपशब्द बोलते रहते हैं। याद रखना, जिस पल जिस क्षण आपने किसी नारी का अपमान किया, वो सबसे पहला अपमान आप अपनी माँ का करते हैं। क्योंकि आप भले ही पुरुष हो सकते हैं, आपके अंदर नारी नहीं है, आपके अंदर स्त्रीत्व नहीं है, पर याद रखना आपका अस्तित्व उसी नारी से होता है, क्योंकि इस नारी ने ही आपको जन्म दिया है, और अगर वो आपको जन्म ना दी होती तो आप इस दुनिया में नहीं आते। तो हमेशा लाइफ में ये बात याद रखना। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बात बात पे औरतों के लिए कुछ भी जोक बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों की मुहिम में कभी शामिल मत होना। मैंने खास करके बहुत सारे टीचर को भी ऐसे देखा है जो कुछ नहीं मिलता तो लड़कियों पर ही जोक बनाकर क्लास को हंसाने की कोशिश करते हैं। वो टीचर ये नहीं जानते कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को कितनी गलत शिक्षा दे रहे हैं, यानी अपने छात्रों को गलत चीज़ सिखा रहे हैं। तो आप क्योंकि मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जीवन में हमेशा ये जो वाक्य आपके सामने लिखा है, इस वाक्य का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात, अगला पॉइंट ये आप लोगों ने सीख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब हम जातिवाचक की बात कर रहे थे तो जातिवाचक को हम दो उपभेदों में और बांटकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उपभेद हमारे सामने आ गया, द्रव्यवाचक। सबसे पहला उपभेद क्या हो गया, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आपको क्या समझना है, देखो यहाँ पे पढ़ाते समय मैं आपको ना जो ट्रिक बताऊं उसको दिमाग में रखना। अब द्रव्यवाचक की हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो संज्ञा शब्द ठोस, द्रव, गैस, धातु और अधातु इन शब्दों का बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं।
बात समझ में आती है आपको। लेकिन आपको अब ये वाली बात समझनी है कि ये ठोस द्रव गैस की जो हम बात कर रहे हैं भाई ये कौन से शब्द हो सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब आप विज्ञान पढ़ते हैं यानी जब आप साइंस की क्लास लेते हैं, उस साइंस में आपको ठोस द्रव गैस और धातु और अधातु के अंतर्गत जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आएंगी, द्रव्यवाचक के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है आपको हर द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानने का। ठीक है, तो आप जान सकते हैं जैसे मान लो आपका अगर हम जैसे हम ठोस द्रव गैस की बात करें तो तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन, हवा, लोहा ये सारे आ गए हमारे। जैसे धातु सोना, चांदी, लोहा, ठीक है, इस तरह के शब्द आ गए। अधातु में प्लास्टिक हो गया, कोयला हो गया। इस तरह के शब्द जो हैं वो हमारे सब किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। तो यानी हमें ये बात पता चलती है कि जब हम विज्ञान में जिन चीज़ों को ठोस द्रव गैस धातु अधातु में पढ़ते हैं वही सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। ठीक है, अब इसमें आप वाक्य प्रयोग करिए। जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना वाक्य प्रयोग, तो यहाँ पे आपको वाक्य प्रयोग करना है और एक वाक्य लिखिए। वाक्य लिखना है आपको, जहाँ कोयला होता है, वाक्य लिखना है आपको, लिखिए, जहां कोयला होता है, जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। जहां कोयला होता है वहां हीरा भी होता है। तो आप बताइए जो रेखांकित शब्द हैं ये कौन सी संज्ञा? बहुत आसान है, आप लोगों को पता है। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता हैं। तो देखो, कोयला आपको पता ही है अधातु है और हीरा। अब जहाँ कोयला होता है, ऐसे कहते हैं आप कि कोयले की खान में ही हीरा मिलता है। बहुत ज़्यादा दिनों तक कोई कोयला जब दबा रहता है तो वो कोयले से ही हीरे में परिवर्तित हो जाता है। तो कोयला हो या हीरा हो, ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, द्रव्यवाचक। क्या होंगे, द्रव्यवाचक। ठीक है, बहुत सुंदर। चलो, जैसे मान लो एक वाक्य मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोगों को बताना है। हमने कहा एक वाक्य है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए हर क्षण ऑक्सीजन की आवश्यकता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए हर क्षण ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, बताइए जल्दी से। इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है ये आपको बताना है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए हर क्षण ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है? जल्दी बतानी है आप लोगों को, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा आंसर क्या दिया आप लोगों ने? O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक। समूहवाचक, चलिए इसको देखते हैं। समूहवाचक का मतलब क्या है? समूह का मतलब है ग्रुप, यानी वे संज्ञाएं जिनके पीछे किसी ग्रुप के होने का बोध हो वो क्या कहलाएंगी? समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाएंगी। यानी जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराता है। बोध कराने का मतलब ही क्या है? ज्ञान देना, समझाना। ठीक है, समझ आना, समझ। तो जो शब्द हमको समूह का बोध दे कराते हैं, यानी ऐसा बताते हैं कि इसके पीछे एक समूह है, वो हमारे समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे एक चीज और इसमें देखिए, पॉइंट लिखा हुआ है कि ये हमेशा एक वचन होते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि ये जो हमारे समूहवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ये अक्सर हमारी एक वचन के रूप में प्रयोग होती है, जहां भी होती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मेला। मेला, मेला शब्द के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं परिवार, परिवार कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी बनता है। जैसे सरकार,
बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं सरकार। जैसे हम बात करते हैं प्रजाति, ये भी इसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं। या जैसे हम पुलिस में कितने सारे लोग होते हैं, अधिकारी से लेके नीचे कांस्टेबल तक सब लोग होते हैं, सबको मिला के ही तो पुलिस कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द हैं जो क्या कहते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं, यानी इनके पीछे क्या है, एक समूह है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जरा वाक्य प्रयोग करिए, जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है वाक्य प्रयोग। इस वाक्य प्रयोग में लिखिए, एक वाक्य लिखना है आपको। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। बताइए, आपको इसमें बताना है परिवार कौन सी संज्ञा। तो परिवार के पीछे क्या है, हम अपने पूरे परिवार के लोगों के समूह की बात कर रहे हैं। तो परिवार हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समझ गए ना अच्छी तरह से। चलो एक उदाहरण बता दो। चलो इसमें वाक्य में बता रही हूं आपको। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरी। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा आपको बतानी है। वहां से सेना की एक टुकड़ी गुजरी, इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, जल्दी बताना है, ये आपका प्रश्न है। तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बताइए फटाफट से। क्या प्रश्न, क्या आंसर आया आपका, सेना। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आप तो एक दिन में होशियार हो गए, देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। बताओ, आप कहते हैं हिंदी नहीं आती, कौन कहता है कि आपको हिंदी नहीं आती, आपको हिंदी तो ऐसे आती है, यूं ही। कुछ है क्या इसमें, सारी चीजें तो समझ में आ रही हैं आपको। चलो देखो, भाववाचक। भाववाचक का मतलब क्या है, शब्द ही है भाव। जो भाव है, तो आपको समझना है क्या कि भाववाचक संज्ञाओं की पहचान ही ये है जिन संज्ञाओं को हम महसूस करते हैं, केवल महसूस करते हैं, ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं। क्या करते हैं, हम केवल महसूस करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आपको समझना है, जैसे कहा कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था या भाव आदि का बोध होता है, वे संज्ञाएं हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखा है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती हैं और कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि भाववाचक से आपके एग्जाम में एक अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हमें अभी तक जो हम संज्ञाएं पढ़ रहे थे, वो सारी संज्ञाएं हमारी क्या थी, स्वतंत्र थी। वो अपने आप, वो किसी चीज से बनाई नहीं जा सकती, वो अपने आप थी। लेकिन हमारी भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसे हम दूसरे शब्दों की मदद से बना सकते हैं। तो इससे हमारा प्रश्न भी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे बात समझनी है। सबसे पहले यहाँ पे उदाहरण देखना है। जैसे देखो, उदाहरण दिया है, अच्छाई, बुराई, बीमारी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ऊंचाई, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास आदि, और मातृत्व, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, गुरुत्व। ठीक है, सारे जितने भी त्व वाले प्रत्यय लग के बनेंगे शब्द, वो सब आपके किस में आएंगे, भाववाचक में आएंगे। चलिए, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई। अभी यहाँ बहुत सारे डाउट होंगे आप लोगों के, बहुत सारे। आपके वो सारे डाउट मैं अभी लेती हूँ, पर उससे पहले वाक्य प्रयोग कर लेते हैं और वाक्य प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ वाक्य प्रयोग लिखा है, यहाँ पर एक वाक्य लिखिए। वाक्य आपको लिखना है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। वाक्य आपको लिखना है, सुंदरता देखने वाले की
आंखों में होती है। जल्दी बताना है इसमें। रेखांकित करेंगे शब्द को सुंदरता, और यही हमारी क्या है, भाववाचक। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। सुंदरता यहाँ पे हमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे हमारे छात्र ये कहते हैं कि मैम ऐसे कैसे, हम तो मान ही नहीं सकते। आपने शब्द कहा लंबाई, लंबाई कहा आपने कि लंबाई भाववाचक संज्ञा है, मैं तो लंबाई को देख पाता हूँ। आपने कहा कि जब मैं 1 साल पहले अपने घर गया था तो मेरा भतीजा इतना बड़ा था, और जब मैं 1 साल बाद अपने घर गया तो मेरा भतीजा इतना बड़ा हो गया, तो मैंने तो उसको देखा, उसकी जो लंबाई बढ़ी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैडम कैसे लंबाई हमें नहीं दिखी, हमने कैसे महसूस की? तो ध्यान रखिए, ये बताइए कि जब आपका भतीजा इतना बड़ा था, वो लंबाई इतनी बड़ी थी या आपके भतीजे का शरीर इतना बड़ा था? तो आपका आंसर क्या होगा, भतीजे का शरीर इतना बड़ा था। जब वो दोबारा आप गए और आपके वो कंधे पे आने लगा, तो कोई लंबाई नाम की चीज थी या आपके भतीजे का शरीर इतना बड़ा हो गया था? तो इस बार भी आपका उत्तर यही होगा कि उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय की वो किसने की थी, शरीर ने की थी। यानी आपने जब इतना था तब भी शरीर देखा, और जब इतना था तब भी शरीर देखा, उसकी बॉडी को देखा, है ना, लंबाई को नहीं देखा। लंबाई को क्या किया आपने, वो फर्क महसूस किया। ठीक है, तो इस बात से आपको बात समझ में आती है कि हाँ, भाववाचक संज्ञाएं हमारी क्या हैं, महसूस की जाती है। जैसे मान लो, और उदाहरण इसमें देख लेते हैं। हम बात करें, अगर बात करें प्रेम की, आपसे कोई प्रेम करता है तो कहीं दिखता है आपको प्रेम? कैसे रंग का होता है, लाल कलर का, गुलाबी रंग का, कैसा दिखता है? या आप तोल सकते हैं, कोई आपको 1 किलो प्रेम करता है, 2 किलो करता है, या इस तरह से? नहीं ना, सिर्फ आप महसूस करते हैं उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसके देखने के तरीके से, उसके आपके बोलने के तरीके से आप महसूस करते हैं कि उसके मन में हमारे लिए प्रेम है। और जब आप पर कोई गुस्सा करता है तो गुस्सा नाम की चीज कोई दिखती है आपको? क्या दिखता है आपको? सिर्फ एक्सप्रेशन दिखता है, चेहरा ही दिखता है। मान लो मैं आप पर गुस्सा करती हूँ जब, तो कुछ अलग आ जाता है क्या मेरे चेहरे पर? वही आंख, नाक, कान दिखते हैं। पर आप महसूस करते हैं कि जब मैं हंस के मुस्कुरा के बात करती हूँ कि अब मैम आराम से बात कर रही हूँ, और जब मैं जोर से बात करती हूँ तो मैं गुस्से में बात कर रही हूँ। तो आप उस फर्क को महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञाएं। सबसे पहले इस पॉइंट पे आप फोकस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। यहाँ पर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, आ जाता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। भाववाचक संज्ञा में हम बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं? तो भाववाचक संज्ञा हम 5 प्रकार से बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? जैसे जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। अब यहाँ पे हम किताबों को अगर ध्यान में दें, तो ध्यान में रखें, तो हमारी किताबों ने तो अभी तक यही कहा है कि 5 प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी अगर हम भाववाचक संज्ञा जब बनाते हैं तो फिर वो 6 प्रकार हो जाएगा। तो वर्तमान समय में तो आप 5 ही लगाइए यहाँ पर किताबों के आधार पर कभी बनाने के लिए आ जाए तो वो आप बना सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लो आपने जातिवाचक से बनाया, जातिवाचक से भाववाचक आपने बनाया, जातिवाचक है पुरुष, पुरुष से बनाया पुरुषत्व। ठीक है, मानव से मानवता, तो इनमें हमने प्रत्यय जोड़कर बनाए। ऐसे ही सर्वनाम से हमने अपना से अपनत्व और निज से निजत्व,
विशेषण से हमने बनाया तो जैसे मीठा में प्रत्यय लगाकर मिठास, सुंदर में ता लगाकर सुंदरता, उदार में प्रत्यय लगाकर उदारता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जैसे क्रिया से हम भाववाचक बनाते हैं। जैसे थकना शब्द है तो थकना एक क्रिया है आपकी, इसमें हमने थकावट, और हंसना से हंसी और लड़ना से लड़ाई। ठीक है, ऐसे ही जैसे अव्यय से हमने बनाया, अव्यय शब्द हमारे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं परस्पर, परस्पर कहते हैं एक दूसरे को, तो पारस्पर है, ये संज्ञा बन जाती है। ऐसे जैसे वाह वाह तो वाह वाही, जैसे वाह वाह क्या है, विस्मय बोधक शब्द है आपका, तो वाह वाही हो जाता है। जैसे मना तो मना से मना ही, इस तरह के शब्द हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक से। मान लो आप लिख सकते हो यहाँ पर अपने दिमाग में, जैसे मान लो हमने व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक से भाववाचक भी आप बना सकते हैं। कैसे? जैसे शब्द है राम, तो ये राम शब्द से रामत्व बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कृष्ण से कृष्णत्व बन जाएगा। तो ये बन जाते हैं, हम बना देते हैं, तो यानी व्यक्तिवाचक शब्द भी बन जाते हैं। व्यक्तिवाचक से भी हमारे क्या बन जाते हैं, भाववाचक बन जाती है। तो अभी तो फिलहाल आपको आपके एग्जाम में जब संख्या पूछी जाए तो 5 ही आपको लगाना है। एक छात्र ने मुझसे पूछा था कि मैम व्यक्तिवाचक से भी तो बन जाता है, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि व्यक्तिवाचक से भी बन जाता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमारी किताबों ने मान्यता इसको नहीं दी है। इसलिए अगर हमारे एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि भाववाचक कितने प्रकार से बनती है, तो हमें 5 ही लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं। देखो पॉइंट आ गया हमारा संज्ञा के परिवर्तन संबंधित पहचान। अब जो हमने कल चीज पढ़ी थी, कल हमने जो प्रश्न देखा था, उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। 2 वाक्य आपके सामने हैं, अब आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, भारत की आजादी में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, और दूसरा है भारत की सत्ता पर सिर्फ गांधी परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 आपको बताना है। 1 में गांधी शब्द कौन सी संज्ञा है और 2 में गांधी शब्द कौन सी संज्ञा है, ये आप लोगों को बताना है। अब अभ्यास करके मुझे बताइए जरा। ठीक है, चलो वेरी गुड, सही आंसर दिया आप लोगों ने। देखो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे पूछा है कि हरियाली में भाववाचक कैसे हम पहचानेंगे, कैसे महसूस करेंगे। तो ध्यान रखना कि जैसे जब हम बात करते हैं, मान लो हम कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ हमें हरियाली महसूस होती है, तो आपको देखना है कि आप हरियाली नाम की चीज़ को देखते हैं या पेड़ पौधों को देखते हैं। चलो उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप लोग अपने गेहूं के खेत में गए होंगे, जब दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर जनवरी का महीना, तो आपके गेहूं के खेत में क्या होती है, हरियाली होती है। लेकिन जब गेहूं पक जाता है और जब आप उस खेत में जाते हैं, तो आप उस समय ये नहीं कहते कि इस खेत में हरियाली है। क्यों? क्या फर्क आया? गेहूं तो उस दिन भी थे जब आपको हरियाली दिख रही थी, और गेहूं तो आज भी हैं जब आपको हरियाली नहीं दिख रही। तो फर्क इतना है कि उस समय गेहूं जो आपने महसूस किया था, क्योंकि गेहूं हरे रंग के थे, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा थी, तो उस समय वो आपको महसूस हुआ कि इस समय क्या है, यहाँ पर हरियाली है। लेकिन जब वो पक के फसल तैयार हुई है, तब उसका रूप चेंज हो गया है, अब उसमें आपको हरियाली महसूस नहीं हो रही। ठीक है, इसी तरह से मान लो पेड़ की बात करते हैं, जब पेड़ पर पत्तियां खिली हुई होती हैं, तो आप पत्तियों को देखते हैं, पत्तियों को छूते हैं, लेकिन महसूस किसको करते हैं, हरियाली को। और वही जब पतझड़ का मौसम हो जाता है, तो पत्तियां ही टूट के नीचे गिरती हैं, तो आप वहाँ उस समय उस पर ये नहीं कह सकते कि इस पे हरियाली है। ठीक है, इसलिए इसे महसूस करते हैं और भाववाचक में ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है फर्स्ट, और इस कॉलोनी के सभी परिवारों को एक पहचान पत्र दिया जाएगा। नंबर 1 में परिवार किस संज्ञा में आएगा और नंबर 2 में किस संज्ञा में आएगा,
ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताना है। देखो, ऑनलाइन क्लास हमारी जब एप्लीकेशन पर चलती है तो यहाँ पे भी हमारे छात्रों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, आप लोग पता नहीं कैसे सीरियस होके बैठते हो कि नहीं बैठते हो। जब आप सीरियस होके नहीं पढ़ोगे, सीरियस होके सारी चीज़ों को नहीं सीखोगे तो आपको कैसे चीज़ें समझ में आएंगी। फिर तो आधी अधूरी चीज़ें समझ में आएंगी और बाद में दोष दोगे निधि मैडम को कि मैडम ने पढ़ा है नहीं ढंग से। फिर ये नहीं बोलोगे कि हाँ हमने पढ़ा नहीं ढंग से या हमने पढ़ा नहीं ध्यान से, ऐसे नहीं बोलोगे, है ना। जब एक बार आप मेरी क्लास में आके बैठ जाते हैं, आ जाते हैं, तो फिर भूचाल आए, आंधी तूफान आए, इधर से उधर दुनिया हो जाए, आपको हिलना नहीं है जब तक क्लास शुरू हो गई, जब तक क्लास खत्म ना हो जाए, है ना। तो अगर ये डेडिकेशन के साथ आप मेरी क्लास पढ़ेंगे तो सच बताती हूँ इन 3 महीनों में आपको हिंदी ऐसा सिखा दूंगी कि आप लोग अपने पोते को पढ़ाएंगे। ठीक है, अपना तो छोड़ो। क्या आंसर दिया आपने इसका? पहले में समुच्चयवाचक और दूसरे में जातिवाचक। बहुत सुंदर, वेरी गुड, एकदम सही आपने बताया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? मैंने पहले भी आपको नकल करवा दी है ना। तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है, तो ये किस में आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पे आगे पीछे भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बताइए इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है। द्रव्यवाचक, बहुत सुंदर। अगर मान लो कभी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए कि हमारे वायुमंडल में, अगर आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न हो कि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं जिनमें केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस ही है, इस वाक्य में ऑक्सीजन कौन सी संज्ञा होगी? तो क्या बताएंगे? जैसे हमने कहा कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं लेकिन इनमें से सांस लेने के लिए केवल ऑक्सीजन गैस ही है, तो ऑक्सीजन शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा में आएगा? ध्यान रखिए, अगर इस तरह का प्रश्न आपका आ जाता है तो हम बहुत सारी गैसों में से एक विशेष प्रकार की गैस की बात कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन हमारी व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही बात है ना। तो आंसर किस पे निर्भर करता है? उसके भाव पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, राम की विजय विभीषण के कारण ही संभव हो सकी। दूसरा, आज के समय में हर परिवार में एक विभीषण मिल ही जाता है। बताना है आपको पहले में विभीषण क्या है और दूसरे में विभीषण क्या है, कौन कौन सी संज्ञा है, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से फटाफट से बताइए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, बहुत सुंदर, बहुत सही। आप सभी लोगों ने अच्छे से सीखा है, अच्छे से आप जान गए हैं। अगला प्रश्न और मुझे बता दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, मुझे फलों में आम बहुत पसंद है, और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कई प्रकार के आम पाए जाते हैं। पहले में आम और दूसरे में आम कौन सी संज्ञा है, यह आप सभी लोगों को बताना है। तो जल्दी से बताइए फटाफट से, आप लोगों का आंसर आना चाहिए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, सही बताया आपने। आप सभी लोगों का जो उत्तर है बिल्कुल सही है। तो ये बात आप लोग समझ गए हो।
अब नीचे आपके दिए हैं संज्ञा से संबंधित प्रश्नोत्तर, और ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को जो आपका ऐप है और जहाँ पे आपकी क्लास इकट्ठी होती हैं उसी ऑप्शन में आपको एक्सरसाइज में जाके मिलेगा। तो इन सारे प्रश्न उत्तर को आप करिए, उसका आंसर भी साथ के साथ आपको दिखेगा, आपने सही किया या गलत किया। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। संज्ञा आपकी जो यहाँ पे हमने 5 प्रकार से बांटी है, जब हम इन 5 में इनको जोड़ते हैं तो हमारी संज्ञा में बहुत सारे ऐसे बग आते हैं। बग मतलब ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आती हैं कि हम इस परिभाषा को हर शब्द पर फॉलो नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमें अपने जो विद्वानों ने जैसे रख के दे दिया उन्हीं को मान के चलना पड़ता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे सामने आई तभी हमारे काफ़ी सारे विद्वानों ने संज्ञा को एक अलग तरीके से डिफाइन किया, यानी अलग तरीके से उसकी व्याख्या की। और वो क्या है व्याख्या? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार से बांट लिया। अब क्या है, अब समस्या ये है कि आपके एग्जाम में जो पूछता है वो ये 5 प्रकार में ही पूछता है। प्रश्न तो आपके वहीं से आते हैं, तो यहीं से प्रश्न जब आते हैं तो हमें यही बताना पड़ता है। नहीं तो संज्ञा को इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, जैसे आपने कहा कि हम जो आम है उसको तो किलो में लेते हैं तो द्रव्यवाचक में हमें रखना चाहिए, या फिर जैसे कहा कि भाई आम तो ठोस है तो द्रव्यवाचक में होना चाहिए। तो इस तरह की तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फिर इसका जो वर्गीकरण है वो ये 3 प्रकार से किया कि व्यक्तिवाचक यानी स्पेशल चीज़ें जो किसी एक को होना दिखाती हैं वो रख ली, और फिर हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, एक गणनीय और एक अगणनीय। मतलब एक वो जिनकी गिनती होती है और एक वो जिनकी गिनती नहीं होती है, और ये हमने 2 हिस्सों में बांट ली और इतना सा ही छोटा सा ही इनका वर्गीकरण करके हमने छोड़ दिया। तो ये सबसे ज़्यादा उचित ये है, यानी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उचित ये है, एक हो गया स्पेशल व्यक्तिवाचक और बाकी हमने इनमें गणनीय और अगणनीय इन दोनों में ही बांट दिया। फिर हमें जातिवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक या भाववाचक ऐसे रखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि आपके एग्जाम में अभी इन्हीं से पूछा जाता है तो आपको इसलिए इन्हीं के अंदर रखना पड़ता है और अपनी कुछ चीज़ों को वहाँ पे फिक्स रखना पड़ता है। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि अब ये ठोस है तो इसलिए द्रव में लेके जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे तो हमारे मतलब संसार की सारी चीज़ें इन 3 ही चीज़ों में डिवाइड हैं, ठोस, द्रव, गैस, इन 3 ही में है। तो फिर हमारी जितनी भी है, फिर तो लड़का भी, लड़की भी, गाय भी, भैंस भी, ये सब किस में चले जाएंगे? तो सब ठोस में चले जाएंगे। तो मतलब सारी संज्ञाएं क्या हो जाएंगी? द्रव्यवाचक हो जाएंगी। तो फिर हमें अंतर ही नहीं समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको अंतर कैसे समझना है? क्योंकि आपका उद्देश्य रिसर्च करना नहीं है, आपका उद्देश्य है परीक्षा में नंबर पाना। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि द्रव्यवाचक वाली संज्ञाओं को आपको ये याद रखना है, मैंने तरीका बताया कि जिनको आप विज्ञान में ठोस, द्रव, गैस कह के पढ़ते हैं, जिन जिन शब्दों को, उन शब्दों को आप द्रव्यवाचक संज्ञा में रखिएगा, बाकी इनके नाम से जैसे दिया है उनमें रखिए। ठीक है। हाथ का नोट्स ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप इनको ऐसे जो मैंने बताया है, ये जो खाली स्थान दे के दिए हुए हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब प्रिंट करवा लीजिए और ये आप लोगों के लिए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर।